नमस्कार दोस्तों, मैं 2 दिनों से सीकर में हूँ और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं किसी शहर में होता हूँ चुनावी यात्रा के क्रम में, तो शहर के चाय के ठियों पर या अलग अलग चौराहों पर, नुक्कड़ पर जहाँ लोग मिलते जुलते हैं वहाँ ज़रूर जाता हूँ। सुबह मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ या जहाँ लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं वहाँ जाता हूँ, ताकि लोगों से बातचीत होती रहे और पता चले कि शहर में हो क्या रहा है, लोगों के मन में क्या है, चुनाव को लेकर क्या समीकरण बन रहे हैं, क्या बिगड़ रहे हैं। तो अभी मैं जहाँ ठहरा हूँ अपने होटल से कुछ 100 मीटर दूर एक चाय की दुकान पर बैठा हुआ था। सुबह भी हालांकि यहाँ आया था और मैंने कल और परसों यहाँ की कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी चाय पीते हुए। तो उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे लोगों को पता चला कि मैं चाय पी रहा हूँ या यहाँ आसपास हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने पता किया कि मैं कहाँ हो सकता हूँ। किसी ने होटल में चेक किया, किसी ने चाय दुकान पे चेक किया। और अभी जब मैं चाय पीने यहाँ बैठा, लक्ष्मणगढ़ से मैं लौट कर आया, वीडियो यहीं एडिट कर रहा था, तब यहाँ 10-20 लोग आ गए। अलग अलग जगहों से अलग अलग विचार के लोग यहाँ आ गए, जमा हो गए। उसी में से उन लोगों से फिर मैं बात करने लगा समझने के लिए, क्योंकि मेरा मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करें, समझें कि शहर में या ज़िले के अलग अलग सीटों में क्या समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, कोई हॉट सीट है वहाँ क्या समीकरण होंगे। तो उसी बातचीत के क्रम में, समझने की कोशिश के क्रम में, एक बार कैमरा और भी घुमा दीजिए कि इतने लोग यहाँ धीरे धीरे जैसे जम गए हैं। तो समझने की कोशिश के क्रम में मैं बात करते करते इन साहब से मिला। अब तो कैमरा आपको इनकी तरफ लाना पड़ेगा, स्लो घुमाए, जब इन तक आए तो आप कैमरा उधर चला गया। तो इनसे मिला, ये किसान यूनियन के नेता हैं और यहाँ ये भी मिलने आ गए। इन्होंने कहा मेरा वीडियो देखते हैं, फिर इनसे बात करने लगा। तो बातचीत के क्रम में इन्होंने सीकर ज़िले की जो 8 सीटें हैं उन 8 सीटों का समीकरण बताना शुरू किया कि कहाँ किस सीट पर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। हालांकि किसान यूनियन के नेता हैं, इनकी कोई राजनीतिक विचारधारा हो सकती है, वो मायने मेरे लिए अभी नहीं रखती है। तो मुझे लगा कि मैं इनसे वीडियो में बात करूं ताकि आप भी समझे। कई बार क्या होता है, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी इलाके में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पॉलिटिकल कीड़ा होते हैं, समझिए, जिनको बड़ी दिलचस्पी होती है राजनीति में, गुना भाग में, समीकरण में, जातीय समीकरण में, और वो लगातार राजनीति को जीते हैं कई बार और नुक्कड़ पर अपनी बातों को शेयर करते हैं। उनकी वही पहचान हो जाती है कि तो राजनीति के इंसाइक्लोपीडिया है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि इनको सब कुछ पता है, तो मुझे लगा हम भी बात करें। तो मैंने कहा चलिए आज आप ही से बात करते हैं। इस चाय की दुकान पर पीछे चाय वाले भैया जी को दिखाओ, उनकी चाय पीते पीते हम लोग सुबह से लेकर रात तक उनकी चाय लगातार पी रहे हैं और उनकी दुकान पर भी बहुत लोग मेरी तलाश करते हुए सुबह से आ चुके हैं। तो बहरहाल आपके नाम से शुरू करते हैं, शुभ नाम बताइए आप। दिनेश सिंह जाखड़। हाँ, दिनेश सिंह जाखड़ इन्होंने नाम बताया। राकेश टिकैत किसान यूनियन के सीकर जिलाध्यक्ष। सीकर जिलाध्यक्ष। तो अब चूँकि आपका परिचय मैंने करा दिया, तो सीकर ज़िले में वैसे 8 सीटें हैं। सीकर ज़िला शेखावटी का एक ज़िला है, चूरू, सीकर और झुंझुनू। 8 सीटों में पिछली बार अगर बात करें 2018 में, तो कांग्रेस ने 7 सीटें जीती थी, एक निर्दलीय, वो भी अब कांग्रेस में। और शेखावटी में एक तरह से कहें तो कांग्रेस को ज़बरदस्त कामयाबी मिली थी। 2018 में 21 सीटों में से 15 सीटें बीजेपी जीती, माफ़ करें कांग्रेस जीती थी, सिर्फ 3 बीजेपी। तो उस हिसाब से इस बार शेखावटी क्या रिएक्ट करता है, किस तरह से यहाँ से जनादेश मिलता है, बहुत मायने रखता है राजस्थान में किसकी सरकार बनती है उसके लिए। क्योंकि उसके पहले अगर देखेंगे तो यहाँ बीजेपी को 2013 में कामयाबी मिली थी, शेखावटी में 21 में से 12 सीटें मिली। तस्वीर बदली, सत्ता बदली। तो पहले कहाँ से शुरू करें आपसे समझने के लिए कि सीकर की तासीर इस बार क्या कह रही है। सीकर की हॉट सीट लक्ष्मणगढ़ है। तो पूरे राजस्थान और पूरे देश की नज़र लक्ष्मणगढ़ पे है। तो हमें शुरुआत भी वहीं से करनी चाहिए कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा, जो 3 बार वहाँ से विधायक बने हैं, उनके सामने पिछला संसद का चुनाव कांग्रेस से लड़ने वाले सुभाष जी मौर्य बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो वो हॉट सीट है और उस पर सारे मीडिया की, सारे लोगों की, राजनीति की समझ के जो लोग हैं वो ही नहीं, सीकर का जो आम आवाम है उसकी भी आज उसके ऊपर नज़रें हैं। अगर उस सीट की हम बात करें तो पहले 34 सीटों से जीते थे 2008 में, 34 वोटों से। उसके बाद जीते 11,000 से, सुभाष जी मौर्य को हराकर 2013 में, और 18 में जीते 22,000 वोटों से। आज वो सीट गोविंद सिंह जी डोटासरा के लिए इसलिए टफ बनी हुई है क्योंकि उनके सामने जो उम्मीदवार है वो
बेसिकली उनका सजातीय उम्मीदवार है। 3 चुनावों में दिनेश जोशी जो कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय नंबर पे रहे, वो आज बीजेपी में सुभाष जी महरिया को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर भी सुभाष महरिया जिनका जिक्र कर रहे हैं वो 3 बार सांसद रहे मेरे ख्याल से। 3 बार सांसद सीकर से ही। सीकर से। हाँ, और वाजपेयी सरकार में 1999 से 2004 तक मंत्री रहे। उसके बाद फिर वो 16 में शायद वो कांग्रेस में आ गए थे, अगर मुझे 16 या 17 में कुछ ऐसा। नहीं, हाँ 16 में आ गए। और 19 में लोकसभा चुनाव लड़े कांग्रेस के टिकट पर, लेकिन हार गए और अभी कुछ दिन पहले वापस बीजेपी में आए और वही वहाँ से डोटासरा के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार हैं और दोनों जाट नेता हैं अपने इलाके के। हाँ, और उसके जो बिल्कुल पास की सीट है फतेहपुर, तो सीकर लक्ष्मणगढ़ में आपको क्या लग रहा है इस बार? लक्ष्मणगढ़ में मुकाबला बहुत रोचक है, मुकाबला कांटे का है, लेकिन फिर भी जैसा कि अगर विकास को देखा जाए और रुतबे को देखा जाए, जाटों में एक कहावत है कि जाट कम्युनिटी बड़े जाट नेता को चुनाव नहीं हरवाती है। मतलब बड़ा जाट नेता जो होता है वो चुनाव जीतता है। और पिछले 4 बार से सुभाष जी महरिया 3 MP के चुनाव और एक विधायक का चुनाव हार चुके हैं। इसलिए उस स्थिति को हम देखें तो एज जो है जीतने की वो गोविंद सिंह जी डोटासरा के पास है। लेकिन टक्कर करिए। लेकिन अगर हम वोटों का विश्लेषण करें कि 98,000 वोट गोविंद सिंह जी डोटासरा के आए थे और 76,000 वोट दिनेश जोशी भाजपा वाले के आए थे। तो अगर उनका हम विश्लेषण करें तो उस विश्लेषण के हिसाब से, वोटों के आंकड़े के हिसाब से सुभाष महरिया के जीतने के चांस हैं। क्या किस करवट लक्ष्मणगढ़ में ऊंट बैठेगा, कांग्रेस की तरफ बैठेगा या बीजेपी की तरफ बैठेगा? अभी 8 से 10 दिन बाद जब फतेहपुर में जो सुभाष महरिया के भाई चुनाव लड़ रहे हैं, नंद किशोर, जो 2013 में फतेहपुर से निर्दलीय जीते थे लेकिन सुभाष जी आ रहे थे, तो वो कि भाई इस सीट से बीजेपी से सुभाष महरिया लड़ रहे हैं और फतेहपुर में जेजेपी से उसका भाई लड़ रहा है, तो उनका परिवार 2 जगह होगा, तो उनकी जो कार्यकर्ताओं की ताकत है वो बटेगी। और जैसा पहले नतीजे हुए थे उस नतीजों के हिसाब से देखें तो चूँकि सीकर के और झुंझुनू के इलाके के जो शेखावाटी के लोग हैं वो पेट में ही राजनीति सीख कर आते हैं, तो उनके बच्चे को भी पता रहता है कि राजनीति क्या है और हमारा किस में फ़ायदा है। फतेहपुर की जो सीट है उस सीट पे कांग्रेस का उम्मीदवार जो 2 महीने पहले हारता दिख रहा था, आज जो समीकरण बने हैं, श्रवण चौधरी जो CLC के संस्थापक रहे हैं कोचिंग के, उनको बीजेपी में लाते ही टिकट दे दी। इससे वहाँ के, हालांकि वो फतेहपुर के रहने वाले हैं, और नंद किशोर महरिया का गांव कूदन में है जो कि धोद विधानसभा क्षेत्र में और वो सीकर में रहते हैं। लेकिन श्रवण चौधरी ने पिछले 25-30 सालों में अपने गांव, अपनी तहसील फतेहपुर में कोई भी काम नहीं किया था, इसलिए उनका विरोध है। और चूंकि 2 जाट उम्मीदवार हैं इसलिए जाटों के वोट बटेंगे और वहां कांग्रेस की जीतने की संभावना है। फतेहपुर की बात कर रहे हैं, फतेहपुर की। लेकिन आप जंप कर जा रहे हो लक्ष्मणगढ़ पर। लक्ष्मणगढ़ में मैंने भाई वहाँ भी तो लोग कह रहे हैं कि जाटों के वोट बढ़ सकते हैं, 70 से 80 हज़ार जाट के वोट हैं, तो 2 जाट नेता हैं तो जाट के वोट वहाँ भी बढ़ सकते हैं। सुभाष महरिया भी बड़ा नेता है, बिल्कुल वहाँ बटेंगे, लेकिन ज़्यादा वोट जाटों के गोविंद सिंह जी डोटासरा के आएंगे। सुभाष जी महरिया को जाटों के कम वोट मिलेंगे। अब ये चुनाव पूरा निर्भर करेगा, कांग्रेस का जो वोट बैंक होता है वो पिछड़े वर्ग में जाट और उसके अलावा जो और OBC जातियाँ, मूल OBC जातियाँ, SC ST और मुस्लिम होता है। और बीजेपी का जो वोट होता है वो स्वर्ण जातियाँ होती हैं। तो वहाँ की जो स्वर्ण जातियाँ लक्ष्मणगढ़ की, अब वो क्या भूमिका निभाएंगी? अगर वो क्षेत्रवाद की भावना में चली गई तो गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ जाएंगी, और अगर वो इस भावना में चली गई कि गोविंद सिंह जी डोटासरा ने ये कहा था कि मैं RSS को बिल में बांट दूंगा, और उससे अगर चिड़े हुए हैं तो वो सुभाष जी महरिया के पास जाएगी। तो ये लक्ष्मणगढ़ वाला टक्कर है। मतलब कौन जीतेगा, कौन हारेगा? डोटासरा अगर पिछली बार 22,052 वोट से जीते 2018 में, इस बार उस हॉट सीट पर टक्कर है। अभी कह नहीं सकते कि कौन जीतेगा, कौन किस तरफ जाएगा, वो आखिरी दौर में पता चलेगा। तो ये बड़ी बात है कि कड़ी टक्कर है, ऐसा बोल रहे हैं। अब फतेहपुर में क्या बोला आपने? फतेहपुर में 1 नंबर पे कांग्रेस है और 2 नंबर का जो मुकाबला है वो जेजेपी के नंद किशोर महरिया और बीजेपी के श्रवण चौधरी के बीच में है। 2 पे कौन रहेगा, 3 पे कौन रहेगा, उनके बीच। चलिए अब आते हैं सीकर। सीकर जहां हम हैं, ज़िले की सीकर सीट, शहर की सीट, और यहाँ से राजेंद्र पारिक हैं जो विधायक हैं, और बीते 6 चुनाव की बात करें तो शायद 6-7 चुनाव में 5 बार जीते। 7 बार में 5 बार जीते। 7 बार में 5 बार जीते, 2 बार हारे। और सीकर में क्या लगता है आपको? सीकर में अभी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है।
और संभावना ये है कि आज रात को या कल सुबह तक उम्मीदवार घोषित हो जाए। तो यहाँ अपन सीक्वेंस पे बात करें, कांग्रेस में राजेंद्र पारीक हैं, कम्युनिस्ट पार्टी से उस्मान खां हैं, और बीजेपी में अगर रतन जलदारी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया तो जो ताराचंद दयाल जिला परिषद के मेंबर है 5 बार से लगातार, और राजस्थान में रिकॉर्ड वोटों से वो जिला परिषद जीतते आए हैं, वो भी अब इस बार उन्होंने दमखम दिखाया। रामला मैदान में 15-20 हज़ार ग्रामीण और शहरी लोगों की उन्होंने मीटिंग बुलाई। अगर उनको टिकट नहीं मिलती है, रतन जी जलदारी को मिलती है, ताराचंद दयाल की क्या भूमिका रहेगी? अगर ताराचंद दयाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा या किसी और पार्टी से चुनाव लड़ा तो ये सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने वाली है, और अगर ताराचंद दयाल ने चुनाव नहीं लड़ा और बीजेपी को सपोर्ट किया तो ये सीट बीजेपी के पक्ष में जाने वाली है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आप बीजेपी की भी जीत की संभावना देख रहे हो और कांग्रेस की हार को। समीकरण इस बात पे है कि ताराचंद दयाल की क्या भूमिका रहती है। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो सीधा कांग्रेस जीतेगी, अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं और बीजेपी के उम्मीदवार का साथ नहीं देते हैं तो कांग्रेस के जीतने की संभावना है, और अगर उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार का दिल खोल के साथ दिया तो बीजेपी के उम्मीदवार के। अब ये बताओ एक चीज़ और कि जाखड़ साहब, जैसे हम लोग अगर कास्ट इक्वेशन पर बात करते हैं ना तो बहुत सारे लोग नीचे आकर लिख देते हैं कि आप इतनी जाति की बात क्यों करते हो, लिबरल जर्नलिस्ट हो, जात पात की क्यों बात करते हो। ये तथ्य है कि नहीं कि वोट में जाति फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने एक बात कही थी कि भारत का लोकतंत्र जातिवादी था, जातिवादी है और जातिवादी रहेगा। बाहर से भी कुछ हमारे देश में इस तरह की परंपराएं हैं कि मुझे अगर किसी ने नाम पूछा, अगर मैंने अपनी जाति नहीं बताई तो मेरा परिचय अधूरा है उसके सामने। मैंने अगर अपना गांव नहीं बताया, अपना गोत्र नहीं बताया तो मेरा परिचय अधूरा है। ये हमारे भारत की वास्तविकता है। तो जाति को नकार के, जाति जैसे संविधान में भी धर्म बदल सकते हैं, जाति नहीं बदल सकते, तो जातिवाद भारत में है, भारत में था, जातिवाद कम हो जाके रहेगा लेकिन रहेगा जरूर। तो ये टिकट में ये सब होता है ना, जाट के सामने जाट को लड़ाओ या जाट के सामने पंडित को लड़ाओ ताकि वोट ना बटे, ये सब चीज़ें तो होती है। पंडित का भी मिल जाए, कुछ और भी मिल जाए, सब इक्वेशन होता है। नहीं, सीकर में ही 1977 में और 1967 में जाट उम्मीदवार जीते थे। रामदेव सिंह जी महरिया 67 में जीते थे जो सुभाष जी के ताऊ थे, और 1977 में रणमल सिंह जी जो वयोवृद्ध किसान नेता 99 वर्ष के हैं, वो यहाँ से चुनाव जीते थे। उसके बाद कांग्रेस के पंजाबी और बनिया को टिकट दी थी, वो दोनों हार गए थे। ब्राह्मण लगातार घनश्याम जी जीत रहे थे। उसके बाद एक फार्मूला तय हो गया कि कांग्रेस का उम्मीदवार भी ब्राह्मण और बीजेपी का उम्मीदवार भी ब्राह्मण। अगर कोई भी पार्टी यहाँ उम्मीदवार चेंज कर देगी, मान लो जाट और मुस्लिम और एससी का समीकरण अगर बन जाए तो कांग्रेस बीजेपी दोनों भी हार सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि सरकार का काम या सरकार की नाकामी, वो उससे ज़्यादा मुद्दे हो जाते हैं कई बार जातीय समीकरण पे वोट होते हैं यहाँ पे। अच्छा। सरकार के पार्टी के जो वोट है, सीधी सीधी बात है, बीजेपी को आप देख लीजिए, जो स्वर्ण जातियों के मोहल्ले हैं उनमें बीजेपी को वोट ज़्यादा मिलते हैं। जो ओबीसी जातियों के, एससी एसटी के, एससी मुस्लिम समुदाय के मोहल्ले हैं उनमें कांग्रेस को वोट ज़्यादा मिलते हैं। उनको आंकड़ों को उठा लीजिए ना, बूथ वाइज डाटा जो है, वहाँ से हमें पता चल जाएगा मोहल्ला किस जाति का है, मोहल्ला किस समुदाय का है, या इस मोहल्ले में कौन कौन से समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं। चलिए अब हम आते हैं, 3 सीट आपने बताई, तो सीकर का आपने बताया कि अभी जब टिकट और उससे वो समीकरण क्या रहेंगे, बट दोनों चीज़ हो सकता है। कांग्रेस लूज भी कर सकती है। अभी ये मानते हैं कि राजेंद्र पारीक अभी आगे चल रहा है। चलिए अब उसके बाद दूसरी सीट, चौथी सीट पर आते हैं। मान लो धोद में धोद सीट जो है वहाँ अभी वीरेंद्र सिंह वहाँ के नहीं धोद में पेमाराम परशुराम मोरदिया वहाँ विधायक है। ठीक है, माफ़ करें, परशुराम मोरदिया विधायक, हाँ 14,000 से जीते थे। वीरेंद्र सिंह एक्चुअली दातारामगढ़ से। हाँ चलिए। हाँ, धोद में अभी बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित किया है गोवर्धन वर्मा को, और चूँकि कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ 4 बार चुनाव जीत चुकी है तो उनके उम्मीदवार भी कल घोषित हुए हैं, कॉमरेड पेमाराम। धोद का जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में ऐसा होता आया है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों, चाहे विधायक के वोट हो चाहे प्रधान की सीट हो, पंचायत समिति के वोट हो, वो कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ एक जगह हो जाते हैं। अब अगर धोद में परशुराम जी मोरदिया या उनके बेटे कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं होते हैं तो वहाँ बीजेपी आगे है और कम्युनिस्ट पार्टी पीछे है। और अगर परशुराम जी मोरदिया या उनके बेटे वहाँ उम्मीदवार होते हैं कांग्रेस के
तो कम्युनिस्ट पार्टी 1 नंबर पे है और 2 और 3 नंबर की लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी में। तो अभी वहाँ लिस्ट चूंकि नहीं आई है, नहीं आई है कांग्रेस का उम्मीदवार। अब ये बताओ पहले कि आपको इस सब में इतना इंटरेस्ट कैसे है, ये हर सीट का और 30 साल 40 साल पुराना जैसे मैंने बताया कि शेखावाटी के इलाके में ये कहते हैं कि अपनी माँ के पेट से ही राजनीति सीख कर आते हैं, और फिर जब स्कूल में पढ़ते थे 6ठी क्लास से क्लास रिप्रेजेंटेटिव के चुनाव लड़ते थे, जीतते थे। स्कूल के अंदर जो छात्र संघ था उस छात्र संघ में पदाधिकारी का चुनाव लड़ते थे, जीतते थे। तो तब से राजनीति का इंटरेस्ट रहा है, और बिना राजनीति के भारत में ना प्रशासनिक व्यवस्थाएं चलती हैं, ना कोई व्यापार चलता है, ना नीतियां चलती हैं। इसलिए राजनीति पे अगर नज़र, और चौधरी चरण सिंह जी के हम फॉलोवर हैं, वो कहा करते थे कि एक नज़र खेत पर, एक नज़र दिल्ली की सत्ता की कुर्सी पर रखो। तो हम उनसे भी प्रभावित हैं और उन्होंने हमें सिखाया है, और हम राजनीति को खूब अच्छी तरह से सीख। चलिए अब आते हैं, एक और सीट है श्री माधोपुर, जहाँ से दीपेंद्र सिंह शेखावत जीते थे पिछली बार 11,800 वोट थे। तो वहाँ क्या लगता है आपको समीकरण? अच्छा देखिए एक बात और, कि मैं सीकर ज़िले की एक एक सीट की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये एक एक सीट में क्या है। दरअसल मैं अपनी बात ईमानदारी से कबूल करूँ तो सीकर को छोड़कर बाकी जो 7 सीटें हैं, मैंने भी जहन में कहीं 1-2 नाम याद होगा, बट मुझे विस्तार से उसके बारे में नहीं पता था। 200 सीटें हैं राजस्थान में, किसको पता होता है देश भर में इतनी विधानसभाएं, इतनी सीटें। लेकिन जब आप राजनीति की बारीकी को समझना चाहते हैं, चुनाव के नतीजों का कुछ आकलन करते हैं, तो एक एक सीट और एक एक वोट इम्पॉर्टेंट होता है। सीपी जोशी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, अभी नाथद्वारा से चुनाव लड़ रहे हैं, स्पीकर हैं, 2013 में 1 वोट से हार गए थे, जब वो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, 1 वोट से हार गए। तो इसलिए 1 वोट 1 सीट बहुत मायने रखती है। कांग्रेस की भी सरकार बनी थी 99 सीट से, 100 पार करने पर बहुमत था, 101 पर, 99 पर अटकी। तो ये सब होता है। उसके बाद निर्दलीय और बीएसपी कांग्रेस के साथ है। इसलिए मैं सीटों की बात कर रहा हूँ। हो सकता है देश के बाकी लोगों को दिलचस्पी ना हो, तो शेखावटी के लोग देखेंगे, सुनेंगे। और साथ में मैंने पहले एक राइडर लगाया, इनकी कोई राजनीतिक विचारधारा हो सकती है, किसान नेता है, लेकिन चूंकि इन्होंने बारीकी कुछ मैंने ऑफ कैमरा बात की, इसलिए मैंने कहा इनसे बात की जाए। जी, बीच बीच में मैं इसलिए लगा रहा हूँ, लोग कहेगा इनको बिठा लिया, इनकी अपनी ओपिनियन है, इनसे क्यों इतना ज्ञान सुनवा रहे हो। आपने जैसे श्री माधोपुर की बात सुनी, श्री माधोपुर में दीपेंद्र सिंह जी जो अस्वस्थ हैं, उन्होंने मना किया था। और जैसा कि हम समाचार पत्र पढ़ते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स देखते हैं, तो उसमें यह आया था कि जब कांग्रेस की मीटिंग चल रही थी तो राहुल गांधी ने बेटों को टिकट देने, नेताओं के, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बेटों को टिकट देने से मना किया था। उसी कड़ी में दीपेंद्र सिंह जी को टिकट मिली है, उसी कड़ी में महादेव सिंह जी को टिकट मिली है, वरना दोनों अपने बेटों के लिए टिकट मांग रहे थे। दीपेंद्र सिंह जी के सामने जो स्थिति है, वो जाबर सिंह खर्रा जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा सॉलिड है। लेकिन अगर भावनात्मक ये चुनाव होने वाला हो जाएगा, दीपेंद्र सिंह जी ऐसा कहेंगे, अगर जैसा नागौर में नाथूराम जी मिर्जा ने कहा था जब वो बीमार थे कांग्रेस की टिकट पे, कि भी एक थेपड़ी एक वोट, अगर इस तरह से भावनात्मक वो चुनाव बन गया, तो उसमें जो जीत बीजेपी की ज़्यादा वोटों से, वो कम वोटों से हो सकती है। और हो सकता है अगर अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों व्यक्ति, क्योंकि ये जो राजस्थान का चुनाव है, ये बीजेपी में तो मोदी और वसुंधरा के बीच में टकराव के तौर पे देखा जा रहा है, और कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के टकराव के तौर पे देखा जा रहा है। और मोटा मोटी अगर देखा जाए तो इस चुनाव को कांग्रेस बीजेपी नहीं बता के मोदी वर्सेस गहलोत बता रहे हैं। तो कांग्रेस में गहलोत ज़्यादा सीटें ले रहे हैं, ज़्यादा टिकटें ले रहे हैं, और मोदी जी ने जो वसुंधरा जी की टिकटें पहली लिस्ट में काटी थी, उसके बाद दूसरी में दी, तीसरी में भी 4-5 दिन से घमासान उनके बीच में चला हुआ है कि वसुंधरा जी ये चाहते हैं कि क्षेत्र में से 36 या 40 सीटें मैं ले लूँ। तो ऐसी स्थिति में अगर श्री माधोपुर में अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ने एक जगह रह के अपने उम्मीदवार का पक्ष लिया, तो कांग्रेस का उम्मीदवार भारी है। और अगर उनके बीच में यही लड़ाई रही, जैसे सुभाष मील है खंडेला से जो आज बीजेपी में गए, वो सचिन पायलट के खास आदमी माने जाते हैं, और पिछले 5-4 रोज से हम देख रहे हैं कि उनको टिकट नहीं मिला, दूसरे को दे दिया, तो वहाँ काफ़ी हंगामा हो रहा है। पिछले 5-7 रोज से हम देख रहे हैं कि जो भी कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उनमें अधिकांशतः सचिन पायलट के साथी या उनके फॉलोवर इसलिए ज़्यादा हैं कि सचिन पायलट उनको टिकट नहीं दिलवा पा रहे हैं, बल्कि उनके साथ जो मानेसर गए थे 21 लोग, उनमें से भी 3-4 की टिकट कट गई। एक ने अभी आयोग से इस्तीफा दिया, आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। वो तो शांति धारीलाल बैरवा ने का भी नाम अटका हुआ है, धर्मेंद्र राठौड़ का भी अभी उनका तो देखो, गहलोत अपने आप को जादूगर कहते हैं,
वो क्या जादू दिखाएंगे, उनकी छड़ी आखिरी में आ जाएगी। हम तो ये मानते हैं कि तीनों व्यक्तियों में से 2 लोगों को या कम से कम शांति धारीवाल को टिकट दिलाने में अशोक गहलोत सफल होंगे। चलिए, अब हम वापस लौटते हैं फिर यहाँ पे। सीट बच गई नीम का थाना। नीम का थाना में सुरेश मोदी हाँ कांग्रेस से उम्मीदवार घोषित हैं। हाँ और वहाँ प्रेम सिंह बाजौर बीजेपी से उम्मीदवार, और आरएलपी ने भी राजेश बाहिड़ा जो मीणा समुदाय के हैं, जिन्होंने बसपा से चुनाव लड़ा था, 14,000 वोट लिए थे, उनको उम्मीदवार बनाया है। वहाँ चूँकि नीम का थाना को जिला बनाने में जो श्रेय है वो सुरेश मोदी को मिला है। रमेश खंडेलवाल जिन्होंने एक बार पहले वहाँ एमएलए रहे थे, पिछला चुनाव तीसरे नंबर पे रहे थे, वो कांग्रेस के पक्ष में आ गए हैं। तो इस सब स्थिति को देखते हुए नीम का थाना में जो हम सुनते हैं लोगों से, हमारे पास क्योंकि हमारा बीज का कारोबार है तो आसपास से दूर दराज से काश्तकार भी आते हैं, ठेठ गांव के लोग भी आते हैं, उनसे बातें करते हैं तो वो बताते हैं कि नीम का थाना में सुरेश मोदी कांग्रेस का जो उम्मीदवार है उसकी जीतने की प्रबल संभावना है। चलिए, तो उसके बाद बच गया दाता रामगढ़। दाता रामगढ़ में अभी जो टिकट है सीनियर नेता कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी नारायण सिंह जी, उनके बेटे वीरेंद्र सिंह को मिली थी। चौधरी नारायण सिंह जी वहाँ से 1972 से लगातार 2 या 3 चुनाव उन्होंने हारे हैं, बाकी जीतते आ रहे थे। अब उनकी टिकट अटकी हुई है। जैसा हम सुनते हैं कि सीताराम लांबा जो यहाँ जिला परिषद मेंबर रहे थे पहले, वो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चले थे, तो राहुल गांधी उनका पक्ष ले रहे हैं। हालांकि 2 दिन से ये बात भी चल रही है कि जोटवाड़ा की सीट जो लालचंद कटारिया ने छोड़ी है, सीताराम लांबा को वहाँ कांग्रेस टिकट देने को तैयार है, लेकिन वो कह रहा है कि दाता रामगढ़ में चुनाव लड़ूंगा। मान लीजिए वीरेंद्र सिंह को कांग्रेस टिकट देती है, अमराराम कम्युनिस्ट पार्टी से है और गजानंद कुमावत जो है वो बीजेपी से है। ऐसी स्थिति में जेजेपी पार्टी से वीरेंद्र सिंह की पत्नी रीटा सिंह जो पूर्व जिला प्रमुख है, उन्होंने टिकट ली है। तो उस दबाव में अगर ये माना जाए कि महिलाओं में वो अपने पति के खिलाफ कोई छवि बना दे, तो वोट अगर खिसकेगा कांग्रेस का तो अमराराम की तरफ जाएगा। और जो उम्मीदवार थे पिछली बार 900 कुछ वोटों से वीरेंद्र सिंह चुनाव जीते थे, बीजेपी के उम्मीदवार हरीश कुमावत 920 उनसे लगभग नजदीक रहे। डेटा भी याद है आपको? मुझे तो किताब रखनी पड़ी सामने। तो हम तो लोकल हैं, तो लोकल को तो याद रखना ही पड़ता है सारी चीज़ों में। और अमराराम जी के जो वोट आए थे उनमें 17,000 वोटों का फर्क था, जीतने वाले हारने वाले की। तो अगर स्विंग होके वोट, जो कांग्रेस का वोट है, जो किसान का वोट बैंक है, वो अगर स्विंग होके अमराराम जी की तरफ जाता है, किसान आंदोलन में भी उन्होंने जो शाहजहाँपुर बॉर्डर का जो उसमें दिल्ली पड़ाव के ऊपर उन्होंने 13 महीने आंदोलन में रहे थे पेमा राम जी, वो उनसे उनकी किसानों में छवि बनी है, तो वोट उनकी तरफ और भी जाने हैं। तो अगर वो स्विंग होके वोट अमराराम की तरफ जाता है तो उनके जीतने की संभावना है। और अगर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवारों ने एक दूसरे से खींचतान करके एक दूसरे के वोट तोड़े और गैप रह गया, तो बीजेपी वाला उम्मीदवार भी जीत सकता है। लेकिन मैं ओवरऑल कहूँ तो वहाँ बीजेपी 3rd नंबर पे जा सकती है या 2nd नंबर पे रह सकती है। तो फर्स्ट नंबर पे वहाँ फर्स्ट नंबर पे वहाँ वीरेंद्र सिंह, और अगर वीरेंद्र सिंह का वोट टूट के, मतलब कांग्रेस और उसका वोट टूट के अगर अमराराम की तरफ चला गया, वहाँ क्या है कि पूरा चुनाव कास्ट रेंज पे है, जाट वर्सेज कुमावत के हिसाब से चलता है। पिछली 2 बार से ऐसे चुनाव चल रहा है। तो ऐसी अगर स्थिति हो जाएगी और जाट एक जगह लामबंद हो गए, वीरेंद्र सिंह की तरफ हो गए तो वो जीत गए, और अमराराम की तरफ हो गए तो वो जीत गया। तो वहाँ क्या है कि अभी 1 नंबर पे वीरेंद्र सिंह है, अगर उसको टिकट मिलती है, और अगर सीताराम लांबा को टिकट मिलती है, तो वीरेंद्र सिंह की क्या भूमिका रहेगी? क्या वो बागी चुनाव लड़ेंगे या चुनाव नहीं लड़ेंगे? ऐसी स्थिति में सीताराम लांबा 3rd नंबर पर जा सकते हैं। तो अब ये बताओ कि ये यहाँ ये भी होता है शेखावटी में राजपूत और जाट वोट अलग अलग करते हैं, कुछ वोटिंग पैटर्न में कुछ अलग होता है, ये कैसे कॉम्बिनेशन होता है? भाई शेखावटी बहुत आम है, भैरव सिंह शेखावत से लेकर शेखावटी का इतिहास बहुत स्वर्णिम इतिहास है, राजनीतिक तौर पर, चेतना के स्तर पर। और ऐसे राजस्थान में ये सच्चाई है कि आज तो उतनी नहीं है। 1980 के दौर में जब हम कॉलेज में स्कूल में पढ़ते थे, तब कॉलेज में स्कूलों में जाट राजपूतों की लड़ाइयाँ होती थी और वो बड़े स्तर तक चली जाती थी। प्रदीप चौधरी हत्याकांड हुआ था अजमेर में, राजा मान सिंह हत्याकांड हुआ था अजमेर में। दोनों ही बार जो डीएसपी था वो राजपूत था बाटी, और दोनों ही तरफ जो मरने वाले थे वो जाट थे। तो उस वक्त की राजनीति को भी उन्होंने प्रभावित किया था। बीजेपी के अंदर चूँकि
आरएसएस में और बीजेपी में राजपूत ज़्यादा हैं, तो जाट जो भी उम्मीदवार बीजेपी में गए हैं उनको राजपूत के साथ मिलकर राजनीति करनी पड़ती है। जैसे सीकर में सुभाष महरिया प्रेम सिंह बाजौर एक हैं, राजेंद्र राठौड़ सुभाष महरिया एक हैं। जैसे चूरू के अंदर राम सिंह कसवा और राजेंद्र राठौड़ एक थे। अभी उनके बीच में दूरियां पैदा हुई जब राम सिंह कसवा की टिकट राजेंद्र राठौड़ ने कटवाई। तो ये तो सच्चाई है। जाट राजपूत एक जगह वोट तब देते हैं जब बीजेपी में उम्मीदवार होते हैं। जब जाट उम्मीदवार होता है राजपूत बीजेपी को वैसे ही वोट देना है तो वो वोट दे देगा। लेकिन कांग्रेस के अंदर जैसे सीट है श्री माधोपुर, वहाँ जब राजपूत उम्मीदवार तो राजपूत तो उसको वोट देते हैं, लेकिन और किसी सीट पे राजपूत जाट को वोट नहीं देते हैं। राजपूत ब्राह्मण को वोट दे देगा, शेड्यूल्ड कास्ट को वोट दे देगा या अदर कास्ट को वोट दे देगा, जाट ऐसे ओवरऑल बोलिए, जाट ओवरऑल जैसे किस पार्टी के प्रति ज़्यादा झुकाव होता है? जाटों का झुकाव, जैसे राजपूत के लिए आपने कहा ज़्यादा झुकाव बीजेपी की तरफ होता है। जाटों का ज़्यादा झुकाव यहाँ पहले जब लोकदल और जनता दल था तब तो उनकी तरफ और कांग्रेस की तरफ था। अब जब लोकदल और जनता दल कमज़ोर हुआ तो कम्युनिस्ट पार्टी हावी हुई, तो उनकी तरफ और कांग्रेस की तरफ है। और अब कम्युनिस्ट पार्टी का नंबर नहीं है ना असेंबली में। यहाँ तो है, ठीक है। यहाँ तो असेंबली में 2 चुनाव पहले 2 उम्मीदवार रहे हैं। ठीक है। फिर एक खंडेला में जैसे अभी महादेव सिंह जी को टिकट मिली है, बीजेपी ने टिकट वहाँ दी नहीं है, और सुभाष मील जो बीजेपी में जा रहे हैं, तो उसमें भी अपन देखें उस सीट को भी, तो उस सीट में भी सुभाष मील को अगर बीजेपी टिकट देती है तो उनके जीतने की संभावनाएं ज़्यादा। तो ऐसे अभी तक ओवरऑल आपको क्या लग रहा है? जैसे सीकर की 8 सीट जो शुरू में मैंने कहा 8 में 7 कांग्रेस जीती और 1 निर्दलीय, वो भी मान लो कांग्रेस का हो गया 8। तो अभी इस चुनाव में आप क्या देखते हो? मैं इस चुनाव में ये देखता हूँ कि 8 में से फतेहपुर और नीम का थाना 2 कांग्रेस की क्लियर सीटें हैं। उसके अलावा श्री माधोपुर निकल लेते हैं, श्री माधोपुर और खंडेला 2 बीजेपी की क्लियर सीटें हैं। बाकी 4 सीटें बची। उन 4 सीटों के नतीजे देखो, चुनाव जो है वो 2 बजे से लेके 5 बजे तक वोटिंग में बदल जाता है। जब वोटिंग 2 से 5 तक होती है, 2 बजे तक कोई उम्मीदवार जीत रहा है, और 2 बजे से लेके 5 या 6 बजे तक अगर वोटिंग उसके पीछे वाले उम्मीदवार की हो जाएगा, अगर मार्जिन कम हो तो वो जीत जाएगा। ऐसा चुनाव में फतेहपुर में पिछली बार हुआ। जो बीजेपी की उम्मीदवार थी उनको लग रहा था कि हम 15-20 हज़ार वोटों से जीत रहे हैं। योगी जी आए और उन्होंने अली बजरंग बली का नारा दिया, और उसके बाद ये हुआ कि जो मुस्लिम उम्मीदवार कई निर्दलीय खड़े थे जो 3-3, 4-4 हज़ार वोट लेने वाले थे, मुस्लिमों ने उनको 300 वोटों पर रख दिया और वो सारे के सारे वोट आ गए कांग्रेस की तरफ, और 800 कुछ वोटों से कांग्रेस का उम्मीदवार जीत गया, जबकि बीजेपी का उम्मीदवार 15 से 20 हज़ार वोटों से जीत रहा था, जैसा कि पब्लिक रूमर समझ गया। चूँकि कट शॉर्ट में मुझे कहानी कहनी है, तो अभी आप 8 में आपने कहा 2 टिकट अनाउंस हो गया, उसके मुताबिक 2-2, बाकी 4 में? बाकी 4 में तो सारे समीकरण पर निर्भर है। यहाँ अगर परशुराम जी मोरदिया ने चुनाव नहीं लड़ा तो शेड्यूल्ड कास्ट के वोट जो कांग्रेस की तरफ जाते हैं, वो चाहे बीजेपी की तरफ जाएं ना जाएं, वो इस बात से नाराज़ होकर कि हमारे बड़े नेता की कांग्रेस ने, क्योंकि बीजेपी इस प्रसार को करेगी, और कांग्रेसियों की एक खास बात है, वो सच्चाई भी नहीं बोलते हैं और बीजेपी झूठ को सच साबित कर देती है। तो ऐसी स्थिति में जब अगर कांग्रेस से 80 का वोट 10% भी कम हो गया या 15% भी कम हो गया, तो वो तो लाएंगे कहाँ से कांग्रेसी उस वोट को? जहाँ 40,000 50,000 वोट शेड्यूल्ड कास्ट के हैं, उनकी अगर 70% होती है। समझ गया। अब उतना डिटेल बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे, तो आपको इसका मतलब पिछले चुनाव से 2018 से देखें तो कांग्रेस की सीट 2 से 3 कम हो सकती है, 2 से 4 कम हो सकती है। बुरी से बुरी स्थिति कांग्रेस की यहाँ रही है जब कांग्रेस के 21 सीटें आई थी। तब यहाँ 2 कांग्रेस के उम्मीदवार थे और 5 उम्मीदवार। कांग्रेस की 21 सीटें आई थी, मतलब 21 सीटें मतलब राजस्थान में पिछले में 2013 में। ठीक है, ओवरऑल 2013 में जब ओवरऑल राजस्थान में 21 सीटें आई थी, तब सीकर जिले से कांग्रेस की 2 सीटें आई थी। गोविंद सिंह जी, नारायण सिंह जी जीते थे। बाकी 6 सीटें जो थी वो कांग्रेस के खिलाफ थी, और उन 6 में 5 जो सीटें थी वो सीटें बीजेपी की तरफ थी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बुरी से बुरी स्थिति कांग्रेस की। पहले सुन रहे थे पिछली साल 22 में कि भाई स्थिति ख़राब है, लेकिन जो बजट आया है, जो लोक लुभावन, जो स्वास्थ्य में 25 लाख की ये जो घोषणाएं हुई हैं, लोगों को लाभ भी मिला है लाभार्थी वर्ग के हिसाब से, उस हिसाब से कांग्रेस वापस अपनी सीटें जो 0 पे जा रही थी 8 से, वो रिटेन करने लगी है सीटें। जैसे 2 सीटें उसकी क्लियर हो गई,
बहुरुखा जी के जीतने की कोई संभावना नहीं थी 2 महीने पहले, लेकिन एक टिकट बीजेपी ने ऐसी दी, उसके देते ही उनके जीतने की संभावना हो गई। तो इन चीज़ों को देखें तो कांग्रेस वापस 2 सीटों पे जीत रही है क्लियर। अब वो तीसरी सीट ले, चौथी ले, मेरे को ये चुनाव पूरा यूँ लगता है कि ये लगभग 50-50 रहने वाला है। ओके, तो 50-50 रहने में बीजेपी को गेन है, कांग्रेस को लॉस है? बिल्कुल है, क्योंकि सारी सीटें बीजेपी हार गई थी, सारी सीटें कांग्रेस और एक निर्दलीय मिला के जीत गई। बिल्कुल है। तो अब बात कि अगर बीजेपी गेन करती है और कांग्रेस लूज करती है, आपने सारे समीकरण स्थानीय बताए, कैंडिडेट, कास्ट और लोकल इक्वेशन, लेकिन इसमें मान लो चाहे गहलोत की स्कीम्स, योजनाएं और जो वादे हैं वो, या मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, ध्रुवीकरण, राष्ट्रवाद, ये सब, वो सब का कितनी अहमियत है? देखो, क्योंकि आपने जितना बताया वो सब लोकल पॉलिटिक्स है। मोदी जी की छवि किसान आंदोलन के बाद इस इलाके में गिरी है, और अग्निवीर योजना के बाद तो और ज़्यादा गिरी है बीजेपी की। और मोदी मतलब बीजेपी का मतलब मोदी, और मोदी का मतलब बीजेपी, तो उनकी छवि गिरी है। अब अशोक गहलोत जी की जो छवि है वो ऑलरेडी यहाँ पहले यहाँ का जो वर्ग है, खासतौर से किसान वर्ग है, उसमें किसान विरोधी छवि रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों व्यक्तियों की छवि यहाँ का जो वर्ग है उसमें लगभग समकक्षी है, कोई बहुत बड़ी नहीं है। मोदी जी की छवि बहुत बड़ी थी कि 3 लाख से यहाँ सांसद जीता था। अब यहाँ के जो किसान आंदोलन में चूँकि यहाँ के लोगों की बहुत अहम भूमिका थी, यहाँ के चाहे छात्र हों, चाहे यहाँ के किसान हों, शाहजहाँपुर बॉर्डर जो बम्बई से दिल्ली का सबसे बड़ा बॉर्डर है, कभी आज तक नहीं रुका था, उसको रोकने में सीकर के किसान सभा, संयुक्त किसान मोर्चा, हमारी यूनियन का भी बहुत योगदान था। वो जो किसानी मुद्दे हैं अब वो अंडर करंट है। जैसे नहर का मुद्दा है, नहर लाने का वादा सांसद सुमेधा ने किया था। गजेंद्र सिंह शेखावत जो है श्रीमाधोपुर के, आप जानते हो कि उस मुद्दे पर वोटिंग नहीं हो रही है। उस मुद्दे पे वोटिंग, नेता के तौर पर, किसान नेता के तौर पर बोल लो जितना हम घूम रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ, कमोबेश कुछ भी हो, किसान के जो मुद्दे हैं उन पे जब ये नेता गांव में वोट मांगने जाएंगे तो हर गांव में इनसे सवाल जवाब। किसान आंदोलन के बाद राकेश टिकैत घूमते रह गए और यूपी में 250-60 पार हो गई। 300, 350 से 350, 50 सीट तो कम हुई ना। वो राकेश टिकैत की वजह से नहीं कम। किसकी वजह से? हर 5 साल में एंटी इनकम्बेंसी होता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, खाली टिकैत। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो लोकदल 1 सीट पे था वो 9 सीट पे गया है, और वहाँ 4-5 सीटें उस पर आई है बड़ी। लेकिन जो एक माहौल था उस हिसाब से सत्ता से बाहर बीजेपी साहब ने एक बात उस वक्त कही थी, उन्होंने कहा था देख लेना 15,000 वोट ये हर कॉन्स्टिट्यूंसी पे साथ लेके चलेंगे। छोड़ो, आप यहाँ राकेश टिकैत की मार्केटिंग अभी मत करो, अब हम इसी पे बात करते हैं। तो ओवरऑल आपको यहाँ शेखावटी में क्या लगता है? सीकर, झुंझुनू, चूरू में, झुंझुनू जिले में कांग्रेस 7 में से 5 सीटें जीत रही है। हाँ, 7 में से 5 जीत रही, ठीक है। हाँ, और चूरू के अंदर ये मानो आप 6 सीटें हैं, 6 में से कांग्रेस के पास 3 सीटें आने वाली है, 5, 3, 8 और 4 यहाँ मानने पर 12, 9 सीटों का कांग्रेस को लॉस नुकसान है। चलिए, तो ये अपना इनका आकलन है, सही गलत हम नहीं जानते। 3 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे उससे पता चलेगा। लेकिन चूंकि इन्होंने बात की बहुत सारी ऑफ कैमरा, तो मुझे लगा कैमरे पर भी बात करें, लोकल पॉलिटिक्स समझ में आए। और कई बार जो लोकल लोग होते हैं उनका एक आकलन होता है, सही गलत दोनों हो सकता है, इसलिए इनकी बात को उसी तरह से आप मानिए जैसे एक स्थानीय आदमी का अपना विश्लेषण है। और मैं फिर कहूँगा इनके राजनीतिक विचार हो सकते हैं, इसलिए एक डिस्क्लेमर भी है। जैसे अभी राकेश टिकैत की बात करेंगे तो इन्हें लगेगा राकेश टिकैत बहुत देश की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन राकेश टिकैत जब खुद चुनाव लड़े थे तो हमने वो देखा था कि क्या हश्र हुआ चुनाव लड़ना और उसके बाद किसानों के लिए नेतागिरी करना, दोनों अलग अलग चीज़ है। लेकिन फिलहाल आप किसान नेता हैं और बीज का कारोबार करते हैं, सही कह रहा हूँ? इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं इस चाय की दुकान से। किन की दुकान है ये? मीणा जी की दुकान है। पूरा नाम क्या है? सुरेश जी मीणा। सुरेश जी मीणा। 24 घंटे खुली रहती है। 24 घंटे खुली रहती है। रेलवे स्टेशन है यहाँ, ये कल्याण सर्किल है। ये शुरू में ये बताया नहीं कि ये कल्याण सर्किल है पीछे। हाँ, ये कल्याण सर्किल है। ये कल्याण सिंह जो यहाँ के राजा थे सीकर के, उनके नाम पर है। और यहाँ से 50 मीटर दूर इधर सीकर का रेलवे स्टेशन है। और ये सब लोग यहाँ जुट गए। तो फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, सामने आइए और नमस्कार करते हैं। नमस्कार और शुभ रात्रि।